क्लास, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आवाज आपकी। अच्छा। आ रही। हाँ जी। आज हमने इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवाया था। उसमें ये था कि हाउ वी शुड बाइस द एम्पलीफायर फॉर इट्स ऑपरेशन। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो एम्पलीफायर है उसका जो इमीटर बेस है इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस, और जो आपके पास बेस और कलेक्टर है इट शुड बी रिवर्स बाइस। ठीक है, तो हमने उसकी बाइसिंग्स पढ़ी और फिर हमने उसको उस पर एंड कर दिया। तो आज हमने ये पढ़ना है कि अगर हमने किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो फिर हम इसमें कैसे सर्किट लगाएंगे। ठीक है, यानी जब भी करना है बाइसिंग तो हमने करनी है। बाइसिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को चलाना चाहते हैं। बाइसिंग जो हम इनपुट्स दे रहे हैं बैटरी के जरिए, वो एक सेपरेट चीज है, वो सिग्नल नहीं है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। जो सिग्नल हमने एम्पलीफाई करना है उसके लिए हमें एक सेपरेट इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास दो टाइप्स के करंट, एक हमारे पास एसी करंट होता है, दूसरा डीसी करंट होता है। तो उससे पहले हम लोग डीसी और एसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लें कि बेसिकली ये क्या चीजें हैं ना। तो बिफोर डिस्कसिंग, मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे फिर इसमें। बिफोर डिस्कसिंग द कंसेप्ट of transistor amplification, the designation that we will use for the circuit quantities current, voltage and resistance must be explained before. Amplifier circuits have both DC and AC क्वांटिटीज। जाहिर सी बात है, जब हम एम्पलीफिकेशन के लिए एसी और डीसी क्वांटिटीज दोनों उसमें आ जाएंगी। एसी को हमने एम्पलीफाई करना है और डीसी हमें चाहिए सर्किट की बाइसिंग के लिए। ठीक है, तो अब उसमें हमारे पास करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा। तो अब हमने ये देखना है कि एसी की जो क्वांटिटीज हैं उनको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और इस डीसी की क्वांटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और इन अदर वर्ड्स के हमने उनको सिंबॉलिकली किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इन दिस टेक्स्ट इटैलिक कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर बोथ डीसी एंड एसी पैरामीटर्स। के हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं इटैलिक में डीसी और एसी के लिए, करंट और वोल्टेजेस के लिए। दिस रूल अप्लाइज टू आरएमएस, एवरेज पीक एंड पीक टू पीक एसी वैल्यूज। राइट सी बात है, पीक टू पीक आरएमएस सारे के सारे एसी से रेलेवेंट है। तो अच्छा, एसी करंट एंड वोल्टेज वैल्यूज are always RMS unless stated otherwise। जब हम AC को डील कर रहे होते हैं तो फिर हम RMS की टर्म यूज कर रहे होते हैं। Although some text use lowercase I and V for AC current and voltage, we reserve the use of lowercase
केस I and V ओनली फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, कि कुछ लोग एसी करंट के लिए स्मॉल आई और स्मॉल वी भी यूज करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इस बुक, यानी ये राइटर कह रहा है कि हम यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, हम लोग स्मॉल आई और जो वी करंट है वो हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज के लिए, ठीक है। यानी हम एक तरह से जो नोटेशंस हैं हम उनको फाइनलाइज कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस किस तरह से यूज करनी है। तो DC quantities always carries an upper Roman non-italic subscripts. For example, IB, IC, IE are the DC transistor current, ठीक है। तो हम DC के लिए, यानी IB अगर हमारे पास DC बेस करंट है तो हम IB से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कलेक्टर है तो फिर हम IC से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारे पास मीटर है तो फिर हम लोग IE से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आर द DC ट्रांजिस्टर करंट्स। ये तो करंट की वैल्यूज आ गई। अब हमने वोल्टेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जाहिर सी बात है, वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स पे होता है, तो जब भी हम वोल्टेज की बात करेंगे तो फिर हम दो टर्मिनल्स को देखेंगे। अगर टर्मिनल एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दूसरा फिर ग्राउंड होगा। यानी अगर हमारे पास VBE, VCB एंड VCE आर द DC वोल्टेज फ्रॉम वन ट्रांजिस्टर टर्मिनल टू एन अदर। BE का मतलब बेस इमीटर है, CB का मतलब कलेक्टर बेस है, और CE का मतलब कलेक्टर इमीटर है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम सिंगल सबस्क्रिप्ट वोल्टेज सच एज VB, VC आर द DC वोल्टेज फ्रॉम द ट्रांजिस्टर टर्मिनल टू ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी हम लोग वोल्टेज लेते हैं ना, तो वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स के दरमियान होता है। अब ये नहीं जिस तरह से हमारे घरों में कनेक्शन होते हैं, तो आप लोग ये करें कि ना कोई वायर एक टर्मिनल में लगा दें तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज डिफरेंस आना चाहिए। वोल्टेज डिफरेंस तभी होता है जब आपके पास दो चीजें हों। तो एक चीज का तो आप किसी के साथ डिफरेंस, यानी दूसरी चीज आपने ली ही नहीं तो फिर आप डिफरेंस तो ले ही नहीं सकते। डिफरेंस तभी बनेगा जब आपके पास दो चीजें होंगी, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म उसने लिखी हुई ना, सिंगल सिंगल बी लिख दिया, इसका मतलब है दूसरी जो वायर है, एक आपने बेस से लेनी है वायर और दूसरी आपने अर्थ से लेनी है वायर। यानी इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। और जब आपके पास डायरेक्ट BE लिखा हुआ है, जिसका मतलब है एक वायर बेस के ऊपर है, दूसरी वायर इमिटर के ऊपर है। अगर आपके पास सिंपल VB लिखा हुआ है तो दूसरी वायर ग्राउंड के साथ है। सिंपल VC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक वायर कलेक्टर के साथ है और दूसरी वायर इमीटर के साथ है। अगर VE लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक वायर इमीटर के साथ है और दूसरी ग्राउंड के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे नोटेशंस यूज करेंगे, तो इस वजह से इन चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद AC एंड ऑल टाइम वेरिंग क्वांटिटीज ऑलवेज कैरी अ लोअर केस इटैलिक सबस्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल IB। तो जब भी हम AC करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, और जब हम लोग DC करंट यूज करेंगे तो फिर हम लोग सबस्क्रिप्ट्स में कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंशिएशन है कि जो वैसे अगर हमने करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो वो तो हम कैपिटल लेटर्स में करेंगे, लेकिन चेंज सिर्फ आनी है सबस्क्रिप्ट के अंदर। सबस्क्रिप्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास DC होगा तो हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे, और अगर हमारे पास AC होगा तो फिर हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। अब सिंपली जैसे कि ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है DC के बारे में, तो इसी तरह से ये जो पैराग्राफ है ये AC के बारे में लिखा हुआ है कि AC के लिए हम लोग स्मॉल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर DC का VB है तो अगर हम AC का लिखेंगे तो हम V और फिर स्मॉल b लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और फर्क देखें कि जो यहाँ पे कैपिटल B सबस्क्रिप्ट में आ रहा है ना, ये इटैलिक नहीं है। ये वाला जो AC का B है स्मॉल, वो इटैलिक है। ये भी डिफरेंस है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद द रूल इज डिफरेंट फॉर इंटरनल ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। ऐसी बात है, कायनात में जितनी भी चीजें, अगर आपके पास
पंखा है, बल्ब है, एक तो वो कैपिटल रेजिस्टेंस है ना, एक इन चीजों की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को फिर हम लोग किसी और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। As you will see later, transistor have internal AC resistance that are designated by lowercase r dash. तो internal resistance को हम r dash से represent करते हैं with an appropriate subscript. For example, the internal AC emitter resistance is designated as r dash e. तो वो फिर हमने r dash रिप्रेजेंट किया। अब चूंकि मीटर पे है तो फिर हम सबस्क्रिप्ट पे हमने स्मॉल e डाल दिया। उसके बाद circuit resistance external to the transistor itself use the standard italic capital R. अगर हमने external resistance की बात करनी है तो फिर हम italic capital R use करते हैं with a subscript that identifies the resistance as DC or AC when applicable. Just as for current and voltage, for example, RE is an external DC emitter resistance and RE is an external AC emitter resistance. यानी कैपिटल R तो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, लेकिन जब हम कैपिटल E डाल देंगे तो वो आपके पास हो जाएगा डीसी की रेजिस्टेंस जो आउटपुट पे लगी हुई है, और अगर हम स्मॉल ई डाल के उसको इटैलिक कर देंगे तो वो फिर एसी के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस ये जो दो तीन पैराग्राफ्स हैं इनमें हम लोगों ने सिर्फ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है कि करंट्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि एसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डीसी करंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और अगर वो इमिटर बेस और कलेक्टर पे होते हैं तो फिर उनको सबस्क्रिप्ट्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट। अब ये चीज समझने वाली है। अच्छा, अब इसके लिए आप लोग वही यानी इसमें बायसिंग तो हम लोगों ने वही करनी है जो हम लोग जिस तरह से हमने पहले की थी कि सिंपल हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के अब सबसे पहले जब आपके पास सिंबल आया ना, सबसे पहले आप लोगों ने ये फाइनल करना है कि ये आप लोगों के पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी है। तो अगर इस ट्रांजिस्टर को मैं गौर से देखूं ना, तो इसके ऊपर ये जो एरो लगा हुआ है ना, ये बाहर की तरफ है। जब भी एरो बाहर की तरफ होगा तो फिर ये हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा एनपीएन। ठीक है, अब जब हमारे पास एनपीएन है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इमिटर और कलेक्टर एन टाइप के हैं और बेस हमारे पास पी टाइप का है। ये बात आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर होगी तो फिर आगे समझ आएगी। कॉपीज हैं तो आप लोग ये बात लिख लें कि फर्स्ट वी हैव टू चेक आइदर द ट्रांजिस्टर इज पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, अब एनपीएन तब होगा जब एरो यहां पे लगा होगा। एरो देखें, दोनों सूरतों में पीएनपी हो या एनपी हो, होना तो इमीटर के ऊपर है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो तो वो एनपीएन होगा, अगर उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो तो वो फिर आपके पास पीएनपी होगा। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है तो फिर हम उसकी सबसे पहले बाइसिंग करेंगे। अब अगर एनपीएन है तो फिर हमें ये पता है कि ये जो बेस है ये पी टाइप की है। अगर ये बेस पी टाइप की है देन देयर शुड बी अ पॉजिटिव। ठीक है, और जो हमारे पास इमीटर है तो इमीटर को तो डेफिनेटली हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। अब जो कलेक्टर है, कलेक्टर भी हमारे पास एन टाइप का है। जब हमने बेस को फॉरवर्ड बाइस करना था तो बेस थी पॉजिटिव की, पी की, तो हमने उसको बैटरी के पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो उन्होंने वोल्टेज लिखा है ना वो वी लिखा है यानी बेस के ऊपर, तो यहाँ पे ये बी कैपिटल डाल है। कैपिटल का क्या मतलब है कि ये डीसी वोल्टेज है, और हमने सिंबल से भी जब हम ये सिंबल एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन डालते हैं तो वो भी फिर हमारे पास डीसी वोल्टेज का एक सिंबल। और अगर हम कलेक्टर को देखें तो चूंकि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो कलेक्टर हमारा जो है वो एन टाइप का बना हुआ है। तो कलेक्टर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में रूल ये पढ़ा था कि इट शुड बी रिवर्स बाइस।
अब अगर कलेक्टर हमारे पास एन टाइप का बना हुआ है तो और हमने उसको रिवर्स बायस करना है, तो फिर डेफिनेटली वी विल कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द कलेक्टर। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इन सर्किट्स में ये देखें कि बीच में ना हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस यूज की हुई है। रेजिस्टेंस हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि एक टाइम में वोल्टेज ज्यादा पास ना हो जाए, क्योंकि अगर वोल्टेज ज्यादा पास होगा तो आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके खराब होने का खतरा होता है। इसी तरह से कलेक्टर पे भी हमने आरसी वोल्टेज यूज किया हुआ है, मतलब ये रेजिस्टर यूज किया ताकि इसके अंदर से ज्यादा वोल्टेज पास ना हो। ठीक है, अब ये जो मैं अब यहाँ पे मैं एक दायरा बना रहा हूँ, ये वाला ऐसे, ये जो दायरा है, ये जो दायरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर की हमने बायसिंग लग की है, लेकिन अभी हमने बीच में सिग्नल नहीं दिया जिस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो एम्पलीफाई हमने करवाना है एसी सिग्नल, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमने एसी सिग्नल लगा दिया Vs, इसको हम कहते हैं सोर्स वोल्टेज, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बीच में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर के यहाँ पे लगाने का ये मतलब है कि कैपेसिटर एसी करंट को पास होने देगा, डीसी को पास नहीं होने देगा। यानी कैपेसिटर का रोल यहाँ पे है एज अ फिल्टर, क्योंकि कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो उसमें एसी और डीसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी, लेकिन जब डीसी आएगा ना, डीसी पे वो चार्ज हो जाएगा लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इस वजह से फिर हम लोग ये कहेंगे कि कैपेसिटर यूज होगा एज अ ब्लॉकर, डीसी को यानी वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया कि ये हमने इनपुट दे दी है, वीएस सोर्स वोल्टेज दी है, और फिर हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया हो। तो अब हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशंस देखें कि सबसे पहले हमने वी बी का मतलब है हमारे पास एसी वोल्टेज। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली टर्म है वी बी, तो वी बी आपके पास आ रहा है यहां से लेके यहां तक, यानी एक आपके पास अगर हमने इस वोल्टेज को चेक करना है तो एक हम टर्मिनल रखेंगे बेस के ऊपर और दूसरा हम लोग टर्मिनल रखेंगे ग्राउंड के ऊपर, यानी हम लोग अर्थ के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जो वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, वी बी हमारे पास आई आर के इक्वल होता है, तो हम लोग ये कर देंगे कि आई ई, ठीक है, कि ये इमीटर का करंट है, और इंटरनली फिर हम उसकी स्मॉल रेजिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आनी है ना, तो और तो रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है कोई नहीं, क्योंकि आर बी तो पहले है और आर सी बाद में है, तो हमने रेजिस्टेंस लेनी तो है, फिर ही वोल्टेज बनेगा ना, कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई तो हमने ये वाला ले लिया आई ई, जो मीटर के ऊपर करंट है। तो रेजिस्टेंस के लिए फिर हमने इंटरनल टर्म यूज कर ली आर डैश ई। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वी बी है वो इज इक्वल टू है आई ई आर डैश ई के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखें जो आपके पास वी सी है वो किसके इक्वल है, जो कलेक्टर पे वोल्टेज है। तो जब भी हमने वोल्टेज की बात करनी है तो डेफिनेटली वी इज इक्वल में ओम्स लॉ को रखना है, क्योंकि ओम्स लॉ हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम ये देखेंगे कि करंट कौन सा है और रेजिस्टर कौन सा है। अब जाहिर सी बात है हम कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो कलेक्टर पे करंट होगा वो आईसी होगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हमने खुद ने लगाई हुई है सर्किट के अंदर, वो हमारे पास आर सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वी सी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा आई सी आर सी। उसके बाद चूंकि जो बेस करंट होता है, जब हमने ट्रांजिस्टर की पढ़ी थी कॉन्फ़िगरेशन ना, तो हमने ये कहा था कि जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो बिल्कुल ही स्मॉल रीजन होता है, तो इस वजह से फिर हम बेस करंट को ऑलमोस्ट हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। तो फिर जो इमीटर करंट होता है वो इज इक्वल टू हो जाता है कलेक्टर करंट के।
तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई ई। ठीक है, तो जहां पे हमने आई सी यूज किया ना, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी लिखा था, तो चूंकि हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि आई सी हम लिख सकते हैं आई के इक्वल है, तो फिर हम वी सी अप्रोक्सीमेटली आई ई इंटू आर सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब ये देख लें कि जो हमारे पास वी बी होगा, वी बी को हम लोग लिखेंगे। अब देखें वी बी वो वाला वोल्टेज है जो आपके पास हम ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर दे रहे हैं। जो हम टोटल वोल्टेज दे रहे थे ना, वो हम लोग वी एस दे रहे थे, लेकिन बीच में हम लोग ने एक रेजिस्टर भी लगाया हुआ। अगर आप ये वाली फिगर देखें ना, ये देखें जो वी बी है ना, वी बी आपके पास है जो हम बेस पे वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन जो हम टोटल वोल्टेज दे रहे थे वो हम लोग दे रहे थे वी एस, लेकिन बीच में हम लोगों ने क्या लगाया हुआ, रेजिस्टर। जाहिर सी बात है रेजिस्टर भी इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, तो जो वी बी होगा वो टोटल माइनस जितना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज को लिखेंगे, तो फिर ये जो वी बी होगा ना वो इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस टोटल माइनस जितना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो आर बी है तो यहाँ पे फिर करंट आई बी होगा, तो इस वजह से फिर हम इस इक्वेशन को लिख देंगे वी बी इज इक्वल टू वी एस माइनस आई बी आर बी। ठीक है, और जो VC है कैन बी कंसीडर्ड द ट्रांजिस्टर AC आउटपुट वोल्टेज सिंस वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो। अब जाहिर सी बात है जो गेन की डेफिनेशन है, अगर हम सिंपल भी, ये तो ट्रांजिस्टर को हम लोग ले रहे हैं ना, अगर हम किसी भी चीज की गेन की डेफिनेशन देखें ना, तो गेन की डेफिनेशन ये होती है आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट है वो हम लोग कलेक्टर से ले रहे हैं और जो इनपुट है वो हम लोग बेस पे दे रहे हैं, तो फिर सिंपल, और गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए वी से। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी सी ओवर वी बी। ठीक है, अब हमने वी सी की भी ऊपर वैल्यू निकाली हुई है और वी बी की भी वैल्यू निकाली है, तो सिंपल वो हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। वी सी की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो हमने निकाली थी आई ई आर सी, और जो वी बी की हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने सबसे पहले ये वाली निकाली थी, तो यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे, तो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर फाइनली जो हमारे पास गेन बचेगा ना वो आर सी ओवर आर ई बन जाएगा। तो ये एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला है, यानी गेन है ना आउटपुट ओवर इनपुट, हमने फर्दर उसमें वैल्यूज पुट की, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये जितना मैंने आप लोगों को अभी 2 पेजेस पढ़ाए हैं, इनको आप लोग गौर से एक दफ़ा पढ़ लें, और जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को समझने का तरीका ये आप करें कि आप लोग पहले ये वाली सर्किट डायग्राम बनाएं खुद अपने पेजेस के ऊपर। ठीक है, इसमें जो मेन मुश्किल काम है वो यही है कि हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं ना। तो ये 3-4 इक्वेशंस हैं, मैंने ये इक्वेशन बताई और ये इक्वेशन बताई, मेन ये 2 इक्वेशंस हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ हमने ये किया कि आई सी इज इक्वल टू आई हमने लिख दिया, और गेन का फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज है आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट रखेंगे डिवाइडेड बाई हम लोग इनपुट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास गेन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वी बी इस चीज के इक्वल कैसे है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और वी सी इस चीज के इक्वल कैसे है। लेकिन इस चीज को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज पे सर्किट डायग्राम बनाएं और इन इक्वेशंस को समझ के दोबारा आप लोग लिखें, तो फिर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोग करें, और इस रेलेवेंट एक ये नीचे एग्जाम्पल है 4.9, और साथ ही 4.9 एग्जाम्पल भी करें। इन दोनों चीज़ों को आप लोग कॉपीज पे करें। ठीक है, करके देखें, और कोई समझ नहीं आती तो पॉइंट नोट करें, तो आफ्टर 10 मिनट्स मैं आप लोगों को दोबारा रिज्वाइन करूंगा। ठीक है, जो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो सुनूंगा, जो भी चीज़ आपने डिस्कस करनी होगी तो फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, और अटेंडेंस कंप्लीट कर लें आप लोग। चलें, ओके,
ये सारी चीजें आप लोग दोबारा पेज के ऊपर लिखें और इन चीजों को समझने की कोशिश करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सही है, ग्राफिकल जो सी ये ग्राफ बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे हम जब क्रस्ट आ रहा है लेकिन एम्पलीफाइड सिग्नल में यहाँ पे ट्रफ आ रहा हाँ जी, वो है उसको इन्वर्टेड सिग्नल को, हाँ जी, सिग्नल को इन्वर्ट इन्वर्ट कर। कर देता है। ये ट्रांजिस्टर इसकी कर रहा होता है। यस सर, लेकिन अगर हमारे लिए ये सिग्नल इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कोई हम सेंड कर रहे हैं, वो तो सारी इन्वर्ट हो जाएगी, इसको सीधा किस तरह करेंगे फिर? नहीं, इसमें ये फेज शिफ्ट आता है जब भी हम लोग करते हैं ना एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें इसमें सिर्फ हम लोग ये करते हैं, ये उलट नहीं, उस तरह से हम इसको नहीं कहेंगे जिस तरह से आप कह रहे हो। हम ये कहेंगे कि इसमें टाइम डिले है, टाइम में चेंज है। यहाँ पे देखें ना, ये से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास आ रहा है 90, यानी π/2 आ रहा है, लेकिन यस इसमें सबसे पहले आपके पास 3π/2 यानी 180 का फेज शिफ्ट आता है ड्यू टू ट्रांजिस्टर। ठीक सर। यानी सिग्नल आपके पास जो वही आपने इनपुट पे दिया है उसको इसने एम्पलीफाई करके देना है, लेकिन 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है सिर्फ, ठीक सर। तो इसको कोई यानी टाइम तरीका है डिले। कि हम इसको दोबारा वापस इसकी पहली हाँ हालत जी, में ले उसमें आए? फिर आप एनपीएन नहीं, फिर कोई और पीएनपी या कुछ और डिफरेंट टाइप्स आप बिल्कुल हम कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी ने व्हाट्सएप क्वेश्चन किया था, मैं एक मिनट देख लूं कि सर रेजिस्टेंस के साथ बेस और कलेक्टर को कैपिटल क्यों लिखा गया है। अब देखें ना, जो कैपिटल है उसका मतलब है कि हम वो रेजिस्टेंस है डीसी के लिए ना। कैपिटल जो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना, एक तो बात ये कि अगर आप ये क्वेश्चन, अच्छा बेस और कलेक्टर को कैपिटल क्यों, तो इसका मतलब है ये डीसी के लिए है। जी, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि जो कैपिटल है वो डीसी के लिए टर्म्स हैं, और अगर सबस्क्रिप्ट में स्मॉल हो तो वो फिर एसी के लिए होती है। बस ये फर्क है। और भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर दें। और बाकी जो रेजिस्टेंस आर सी है वो यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलो, सारा का सारा डाटा आपको गिवन है। ठीक है, ये सेव हो गया।
अब मैंने क्या करना है कि मैं ना, हाँ जी सिंपल, अब मैं ना कैसे करूँ अपन ये तो फाइल ये उधर फाइल से नहीं करता, यहाँ से ये फाइल इस फाइल से। डाटा करें वैसे ही, अब यहाँ पे इंपोर्ट करें, पहले हमने एक्सपोर्ट किया जी सर। ये एससी पे चले गए, ठीक है। जी ये पड़ी डैट फाइल, मतलब वो सर्च करें जी सर, सच और ब्लॉक डाटा नहीं करना। जी सर, वैसे करके दिया ना कि हम लोग एसी दिया हुआ है, तो रजिस्टर ने दोनों के लिए काम करना है। तो चूंकि बाइसिंग हमारे लिए है इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से फिर हमने वो जो बाइसिंग पे वोल्टेज दिया हुआ है ना, हमने उसके लिए वो चीज रिप्रेजेंट की हुई है आरबी के नाम से। तो अगर और किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना है तो कर लें, नहीं तो फिर मैं ये क्लास ऑफ करने वाला हूँ। क्वेश्चन करना है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो वालेकुम सलाम। हाँ जी, आ रही आवाज, करें बात। सर जी, मैंने पूछना था कि आपने पीछे वाले तो टॉपिक्स करवाए नहीं है। कौन से वाले? सर जी, ये जो इससे पीछे वाले टॉपिक्स हैं, मतलब पॉइंट्स पीछे वाले जो हैं, आपने एक डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दिया टॉपिक। पीछे ग्राफ्स आते हैं, उससे पीछे भी टॉपिक्स हैं, वो भी नहीं आपने करवाए, तो वो कब करने हैं? एसी क्वांटिटीज 4.4। जी अच्छा, ये पीछे करवाए ये हैं। जो सिंबल्स आ रहे हैं, ये जी मेरे सर, पास वो तो 4. सर जी वो तो ग्राफ्स हैं, वो तो चले नहीं करने, वो शायद प्रैक्टिकल है। उससे पीछे वाले भी टॉपिक्स हैं कोई, अभी देखे हैं मैंने, तो वो तो करवाए नहीं आपने। वो मैं करवा दूंगा, आप लोग पहले ये एम्पलीफिकेशन का कर लेना। असल में मेरे पास इसके एम्पलीफायर आ रहा था 4.4। जी सर। एक मिनट में इसको चेक करूं, पिछले टॉपिक्स पेज नंबर मुझे बताएं। ये 190 पे है ना, पीछे पेज नंबर कौन सा है? सर जी आपने कहा था 171, 172, 173 एंड 174 कर लो। आपने कहा था रीड कर सही लो। है। तो सर जी मैंने दो तीन पेजेस किए थे रीड, तो आपने अच्छा उससे ठीक है, आगे ठीक, वाले सही सही करवाए। सही, मुझे आगे समझ। असल में जब मैं ये आप लोगों के साथ बुक शेयर करता हूँ ना, तो जी सर। बीजेस कोई प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पे उस तरह से वो नहीं पता चल रहा ना। तो आप लोग जो ये एम्पलीफिकेशन का टॉपिक है ना, इसको कर लें, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ये जो पिछली चीजें ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा। जी सर, आपने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया ना, आपने कुछ भी नहीं करवाया और आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। कंफ्यूजन हो रही है, करना क्या है ओ इसमें? डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जी सर, दिया था आपने। तो फिर डायरेक्ट तो ना हुआ ना। मैंने आप लोगों को समझाया कि ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं, ये बाइपोलर है तो क्यों है। फिर मैंने आप लोगों को एनपीएन के बारे में बताया और पीएनपी के बारे में बताया, ठीक है। जी तो ये सारी की सारी बेसिक्स हैं उसकी। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है तो उसका जो आपके पास इमीटर बेस है, इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस, और बेस और कलेक्टर शुड बी रिवर्स बाइस, ठीक है। जी सर, ये तो ये बताया था। ट्रांजिस्टर की सारी बेसिक्स हैं। जी तो ये सर। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस, जी सर, की है। सर बल्कि जी इससे जो पिछले वो वाले, बेसिक, पिछले इससे वाले पिछले कौन वाले से, टॉपिक्स हैं। ट्रांजिस्टर का चौथा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है।
आप Okay, चैप्टर sir. 3 की बात तो नहीं कर रही? नहीं सर, मैं चैप्टर 4 तो जो 174 है पेज, जी सर। 174 से स्टार्ट हो रहा है जो चैप्टर 4 है। आप पता नहीं किन पेजेस, मुझे पेज नंबर बताएं तो फिर मुझे वो आपका सर जी मैं क्वेश्चन क्लियर होगा। 170 से स्टार्ट कर रही हूँ। 170 से क्या है? ये तो बाइपोलर जंक्शन, वो तो स्टार्ट ही 173 से हो रहा है। पता नहीं 170 सारे आप क्यों। हाँ जी, जो मेरे पास 4.1 है ना, जी सर। जो 4.1 है वो पेज नंबर 174 पे है। ओके, इसका मतलब बस सारे टॉपिक्स रीड करने हैं। क्या और मुझे सर जी आपके वो जो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुने, सर जी जो मैं कह आप रही हूँ, लोगों का चैप्टर नंबर 4 है आपका, जो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है 4, ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 173 से, ठीक है। ओके और मैंने आप लोगों को स्टार्ट, क्योंकि जो जो 173 है वो तो इस चैप्टर का टाइटल पेज है, जी सर। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया 174 से। आप पिछले पेजेस की पता नहीं क्या बात कर रही हैं। सर जी मैं कह रही हूँ जो इसमें ग्राफ्स आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, ये पूछना था। जो जितना मैं आपको करवा रहा हूं ना, जो जो टॉपिक्स आप लोग वो ओके करते जाएं। जो मैं अच्छा, आपको बीच नहीं वाले नहीं करवा रहा करने। ना, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में परेशान ना हो। ओके सर, बीच में आ रहे थे ना वो जो आपने नहीं पढ़ाए, ओके नहीं करनी। हाँ, जो बीच में यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, वो जब मैं आप लोगों के साथ लिंक करता हूँ ना, तो वो बुक का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो मैं आगे चला गया। लेकिन उसकी जो बेसिक्स हैं ट्रांजिस्टर की, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले 1-2 लेक्चर्स में बता चुका था। तो मैं बीच के टॉपिक्स देखूंगा, अगर करवाने हुए तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, अगर ना करवाऊं तो आप लोग ना करें उनको, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलें, ओके फिर। थैंक यू सर जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इक्वल टू हम